on the basis of a on the basis of yield and investments. On the basis of yield and investments, ये होते हैं हमारे कौन कौन से? नंबर 1, मैंने इसको नोट कर लीजिए, इनकम फंड नंबर 1, नंबर 2 ग्रोथ फंड, नंबर 3 ना भाग क्यों रहा है भाई, नंबर 3 बैलेंस फंड, नंबर 4 स्पेशलाइज्ड फंड्स, नंबर 5 मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, नंबर नेक्स्ट टैक्सेशन फंड्स, नंबर 7 अदर्स। तो सबसे पहले इनकी बात कर ली जाए। ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड एंड इन्वेस्टमेंट, अगर हम इसकी बात करें, क्या मतलब निकलता है इसका? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फंड, सबसे इसकी पहली कैटेगरी निकलती है। इनकम फंड्स आर दोज विच जनरेट रेगुलर इनकम ऑन ए पीरियडिकल बेसिस, regular income to the members on a periodical basis. It concentrates more on the distribution of regular income, and it also sees that the average return is higher than that of the income from bank deposits. मतलब ये कौन सा इनकम फंड हमारा कौन सा फंड हुआ? जो कि एक रेगुलर इनकम के आधार पर एक रेगुलर आपको इनकम मिलती रहे। इसमें खास बात ये क्या ध्यान रखते हैं, इनकी कोशिश रहती है कि बैंक में जो एफडी का रेट चल रहा है उस रेट से ज्यादा रिटर्न आपको देते रह सकें। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो पैसा है फंड वाले वो नहीं मिलेगा। लोग क्या कहेंगे, इससे तो अच्छा हम बैंक में एफडी करा दें। नॉर्मली ये टाइप इनकम फंड ऐसे लोगों के जरिए चुना जाता है जहां पर 50+ वाले जो पीपल होते हैं, जो रिस्क तो लेना चाहते हैं लेकिन ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि उनकी जिंदगी भर की कमाई डूब जाए या उनको दिक्कत होने लगे, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए ये इनकम फंड होता है। जैसे जो मेन चीज होती है ध्यान देने वाली, अब वो ये होती है कि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें ध्यान ये दिया जाता है कि रिटर्न आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। फॉर एग्जांपल, आदमी रिटायर हुआ, उसको प्रोविडेंट फंड से अपने ग्रेच्युटी से कुल मिला के सपोज 50 लाख रुपए ले ले। अब 50 लाख रुपए अगर वो एफडी करा देता है 5% की दर से, तो यानी कि साल भर का उसे 2.5 लाख रुपए का ब्याज मिल जाएगा। लेकिन रिस्क वो लेना नहीं चाहता कि पता चला शेयर बाजार में हमने पैसा लगा दिया और बिकॉज ऑफ एनी रीजन पैसा डूब गया, तो दिक्कत हो जाएगी, उसका बुढ़ापा कैसे कटेगा। लेकिन आमदनी ज्यादा करना चाहता है तो क्या करता है, इनकम फंड में उसको इन्वेस्ट कर देता है। यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन की कोई कीमत नहीं होती। यहाँ पर एप्रिसिएशन, यहाँ पर किस चीज को देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रह सके। इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 2 ग्रोथ फंड की। ग्रोथ फंड कौन से होते हैं? ग्रोथ फंड्स आर दोज विच are mainly on long-term gains, that is capital appreciation. Hence, they are termed as nest egg investment also.
क्या मतलब हुआ इसका? इनकम फंड के बिल्कुल विपरीत है ये ग्रोथ फंड। ये आम तौर से ऐसे लोगों के द्वारा चुना जाता है जिनकी यंग एज होती है, अभी नौकरी लगी है, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है, लंबा समय पड़ा है रिटायरमेंट के लिए, आज पैसा लगा दो, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आज जो 10 रुपए लगाए हैं वो 100 रुपए बन करके वापस मिल जाए। तो यहां पर रेगुलर इनकम की बात नहीं करता आदमी, यहां पर बात क्या करता है? कैपिटल एप्रिसिएशन की। इसकी वजह से क्या होता है? इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या रहती है कि फंड को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए जहां पर थोड़ा सा रिस्क हो, कोई बात नहीं, लेकिन रिटर्न ज्यादा मिले, जिससे कि उस रिटर्न को हम री इन्वेस्ट करके अपने पैसे को निकाल सकें। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि इनकम फंड और ग्रोथ फंड दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इनकम फंड का ऑब्जेक्ट क्या था? पैसा कमाना, तुरंत चाहिए। ग्रोथ फंड का ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा कमाना, लेकिन लॉन्ग टर्म में। ये पैसे से पैसे को जोड़ने की बात करता है, जबकि इनकम फंड पैसे से पैसे निकालने की बात करता है। दोनों एंटायरली डिफरेंट हैं। ये ग्रोथ फंड अर्ली एज वाले बच्चे जो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, 30-32 साल वाले, उनके लिए अच्छा है। इनकम फंड उनके लिए अच्छा है या जो स्लो एंड स्टडी इनकम चाहते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं लेकिन अपने ओल्डन एज टाइम के लिए, बुढ़ापे के लिए पैसा बचाना चाहते हैं। तो 30 साल की उम्र वालों के लिए ग्रोथ फंड आ गया, 50-55 साल की उम्र बूढ़े लोगों के लिए इनकम फंड आ गया, बीच वालों के लिए क्या है? उनके लिए है बैलेंस फंड। इस फंड के अंदर क्या किया गया? इट इज ए बैलेंस बिटवीन इनकम एंड ग्रोथ फंड। दिस इज कॉल्ड एज इनकम कम ग्रोथ। इनकम, आमदनी भी हो और साथ साथ ग्रोथ भी हो। एक एग्जांपल के तौर पर, जो 40s की एज वाले जो पीपल हैं, उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। अभी घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई पे भी खर्च करना है, अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए भी पैसा इकट्ठा करना है, मकान की ईएमआई भी देनी है, गाड़ी भी खरीदनी है। तो क्या करेंगे? अगर इनकम फंड में पैसा लगा दिया तो रिटर्न उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। ग्रोथ फंड में अगर पैसा लगा दिया तो पैसा तब मिलेगा जब उसकी जरूरत समाप्त हो चुकी होगी। जरूरत आज की है तो वो क्या करते हैं? बैलेंस फंड में पैसा लगाते हैं। इस फंड में आपको थोड़ा रिटर्न मिलेगा और थोड़ा आपको ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ फंड में क्या हुआ? अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए, 10,000 की कमाई हुई, आपको पैसा नहीं देंगे। आपके हिसाब से, आपके ब्याज पर वो 1,10,000 रुपए री इन्वेस्ट कर देंगे, ग्रोथ करते चले जाएंगे। इनकम फंड में 1 लाख रुपए लगाए, 10,000 की कमाई हुई, आपने 10,000 रुपए आपको दे दिए, आपके 1 लाख रुपए सुरक्षित हैं। बैलेंस फंड में वो क्या करेंगे? 1 लाख रुपए लगाए, 10,000 रुपए की कमाई हुई, 5,000 आपको दे दिए, 5,000 उन्होंने वापस इन्वेस्ट कर दिया। तो थोड़ा पैसा बढ़ रहा है, थोड़ा पैसा आपको मिल रहा है। ये कहलाता है आपका बैलेंस फंड। इसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड फंड्स। These are special funds to meet specific needs of specific categories of people like pensioners, widow, या मतलब एक जो कोई सी पर्टिकुलर जरूरत को लेकर के का शुरू किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पति नौकरी करता है तो उसको पेंशन मिलती, सब कुछ होता है, लेकिन अगर पति ना रहे तो पत्नी का क्या होगा? तो पति ने स्पेशलाइज फंड लगाया कि भैया जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी को इतना पैसा प्रति माह मिलता रहे जब तक भी वो जीवित रहे। उस हिसाब से कोई पर्टिकुलर, या मेरी बेटी की शादी के लिए मैं इस फंड को इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिस दिन मेरी बेटी की शादी तय हो जाएगी मुझे ये पैसा वापस चाहिए। तो कोई एक आप फंड का कोई एक टारगेट तय करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट तय करते हैं और ऑब्जेक्ट के मुताबिक आप अपनी इसको तय करके आगे बढ़ते हैं। अगला कहलाता है आपका मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स।
These funds basically have all the features of open-ended funds, but they invest in highly liquid and safe securities like commercial paper, bankers acceptance, certificate of deposits. मतलब इसको आप ऐसा सिंपल सोचिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हमें वो सड़कें बनानी है, सड़कें बनाने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, चलो भाई बॉन्ड्स निकाल दो। उन बॉन्ड्स में, यानी कि ऐसी जगह मनी मार्केट में, पहले जैसे आपको बता चुका हूं, वो सर्विसेज, वो चीजें जहां पर मनी में आप डील कर रहे होते हैं, उन सर्विसेज को जो आप म्यूचुअल फंड्स में ले लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं? मनी मार्केट फंड्स। अगला फंड का टाइप मैंने आपको बताया, दैट इज टैक्सेशन फंड्स। टैक्सेशन फंड्स कौन से होते हैं? टैक्सेशन फंड्स होते हैं वो फंड्स जिनमें इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्सेशन में राहत दी जाती है। ओरिजिनली सबसे पहले ये 1964 में यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से इनको जारी किया गया था। और इसमें क्या किया जाता है कि भाई जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका 20% के इक्वल, बट ए मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपया आपको टैक्स में रिबेट मिल जाती है। तो इसका एग्जांपल जैसे टैक्स सेविंग मैग्नम, मैग्नम ब्रांड, ये एसबीआई वाले कैपिटल मार्केट बॉन्ड्स निकालते रहते हैं, ये उस कैटेगरी के अंदर आ जाता है आपका। अदर क्लासिफिकेशन, अदर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आ जाता है? नंबर फर्स्ट क्या कहलाएगा आपका? जस्ट, हाँ, नंबर फर्स्ट लेवरेज्ड फंड्स। लेवरेज फंड्स का मतलब क्या होता है? इनको हम बारोड फंड्स के नाम से भी जानते हैं। एंड दे आर यूज्ड प्राइमरली टू इंक्रीज द साइज ऑफ द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ ए म्यूचुअल फंड। मतलब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं आपको, 1-1 रुपए वाले, 2-2 रुपए वाले ऐसे शेयर्स खरीद लिए जिन जो बढ़ेंगे कभी जब आएगा। तो आदमी को क्या दिखाई दे, मेरे पास 1,000 शेयर है, मेरे पास 2,000 शेयर्स हैं। तो ये ऐसे जो आपके शेयर पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ा देता है, और लेकिन अभी तुरंत कोई रिटर्न नहीं देता है, ऐसे फंड्स कहलाते हैं लेवरेज फंड्स। नंबर सेकंड कहलाता है आपका डुअल फंड्स। नंबर थर्ड कहलाता है इंडेक्स फंड। नंबर नेक्स्ट क्या कहलाया आपका? इंडेक्स फंड्स। नंबर नेक्स्ट कहलाता है आपका बॉन्ड फंड्स। नंबर फिफ्थ कहलाता है आपका एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स। एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स, एग्रेसिव। तो डुअल फंड्स का मतलब क्या होता है? इट इज ए फंड विच गिव्स ए सिंगल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब इट आल्सो इट सेल्स इनकम, शेयर्स एंड कैपिटल, दोनों चीजें। मतलब एक तरह से समझिए क्या हुआ इसका मतलब, कि आपने उसको लेवरेज में भी लगाया, इनकम भी लगा रहे हैं, और आप ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, ताकि आपको एक साथ आपके दोनों हाथों में लड्डू आ सके। इंडेक्स फंड इज ए फंड बेस्ड ऑन सम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, निफ्टी, सेंसेक्स, या इस तरह के जो ये कहलाते हैं इंडेक्स। जब आपका फंड इस इंडेक्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाने लगता है इंडेक्स फंड्स। बॉन्ड फंड्स, जब आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बॉन्ड फंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, यूएस गवर्नमेंट में की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनका सबसे बड़ा करेंसी नोट जो है वो $100 का है। $100 से बड़ा उनके पास कोई नोट नहीं है। अगर किसी को $1,00,000 का पेमेंट करना हो तो सोचिए
$100 की 10 गड्डियां इकट्ठी करें, तब जाके कहीं उसका $1 लाख बनेगा। और अगर 100 लाखों से बढ़कर के बिलियंस में मिलियंस की बात करने लगे, तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, बॉन्ड्स पब्लिक में इश्यू कर दिए। वो कैसे बॉन्ड, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, लोगों को क्या फायदा हुआ, $1 लाख का फंड है, सपोज $1 लाख का बॉन्ड है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लेके चलना है। उस कागज के टुकड़े को मैं जिसको भी दे दूं, इसका मतलब मैंने उसको $1 लाख दे दिए। तो ये बॉन्ड फंड्स हुए। तो गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, रेकरिंग पैसा मिल जाता है। पब्लिक को क्या फायदा हुआ, उनका पैसा एक्यूमुलेट होकर के एक जगह पर बढ़ भी रहा है, नंबर 1 में भी है, कैश में भी नहीं है और कैश में भी है, चाहे जब उसको कन्वर्ट कर दीजिए। अगला कहलाता है आपका एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स। These funds are capital gain oriented, and thus the thirst area of these funds is capital gains. यहां पर गौर कीजिएगा, मतलब क्या निकला कि हाई रिस्क सिक्योरिटीज जो होंगी उनके अंदर जाकर के हम पैसे को लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है, या और देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट कर रही है। कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर आज किसी इलेक्ट्रिक कंपनी में या सोलर कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क तो ज्यादा है, लेकिन अगर कल को कंपनी सफल हो गई तो आपका ₹10 का शेयर ₹100 का शेयर बन के वापस आ जाएगा। दिस इज द थिंग। तो इस तरह के जो एग्रेसिव हैं, जो एक आक्रामक रुख के साथ आगे बढ़ते हैं, ऐसी उनको हम क्या कहते हैं, एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स। अगला कहलाता है आपका नंबर 6 प्रॉपर्टी फंड्स। जैसे एक एग्जांपल आपने सुना होगा, महिंद्रा महिंद्रा क्या नाम है उनका, वो क्या करते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स अगर आपने देखा होगा, कई बार जब आप जाते हैं बिग बाजार में या किसी भी मॉल्स वगैरह में, वो आ जाते हैं कि साहब इतना पैसा हमारे यहाँ लगाइए और आपको छुट्टियों के लिए हम हर साल 10 दिन की 15 दिन की छुट्टियां आपको देंगे, विदेश में भी देंगे, यहाँ भी देंगे, वहां भी देंगे, वगैरह 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 वगैरह। बेसिकली वो क्या है, दैट इज प्रॉपर्टी फंड्स। यहां पर आपको छुट्टियों का लालच दिया गया, लेकिन अगर छुट्टियों की जगह पर अगर आपको पैसा रिटर्न किया जाए, कैसे कि आप पैसा लगाइए, हम एक टाउनशिप बना रहे हैं, इस टाउनशिप में जो रिटर्न आएगा वो सारा रिटर्न आप लोगों में बांट दिया जाएगा, दैट इज प्रॉपर्टी फंड। तो मैंने ये आपको बताए कुछ इसके क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड के टाइप। म्यूचुअल फंड का एक और टाइप कहलाता है, दैट इज नोन एज क्लोज एंडेड फंड्स। यहां पर गौर कीजिएगा, ये जितने भी फंड्स हैं, ऑल दीज वंस, जितने भी हैं ये सब के सब आपके दो तरीके के हो सकते हैं, क्लोज एंड एंड ओपन एंड। क्लोज एंड का मतलब क्या होता है, क्लोज एंड का मतलब होता है वो फंड जो एक टारगेट लेकर के चला जाता है, और जिस दिन वो टारगेट पूरा हो जाएगा उस दिन से नया इन्वेस्टर नहीं लेंगे। जैसे आपने क्या कहा, वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, जिस दिन मेरे पास 1 लाख इन्वेस्टर आ जाएंगे उस दिन इसको हम क्लोज कर देंगे, क्लोज एंड। ये नहीं कि फंड बंद कर दिया, फंड चलता रहेगा, लेकिन अगला 1 लाख 1वां हम इसके अंदर नहीं लेंगे। बोले बात समझ में आ जाती? टारगेट कुछ भी हो सकता है, जिस दिन हमारा कैपिटल 10,000 करोड़ हो जाएगी उस दिन बंद कर देंगे। कोई भी टारगेट, कुछ भी, कोई भी जो भी टारगेट आपने लिया, जिस दिन वो पूरा हुआ और आप उस ग्रुप को बंद कर देंगे। कंट्रेरी टू दैट ओपन एंड, ओपन एंड में क्या होता है, चलता रहेगा, आते रहो, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे,
जो आया आया, जो गया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज ओपन एंड। चलिए वापस आते हैं। आज मैंने आप लोगों को क्या बताया? आज मैंने आप लोगों को म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में बताया।